सो हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको हम तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। एक तो उसका जो आउटर एनवेल्प है जिसके अंदर कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट आता था। द सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियोइड। जो फर्स्ट पार्ट था सेल वॉल वाला वो हम लोग कर चुके हैं, वो कंप्लीट है। इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स की टर्न थी, उसके अंदर हमने थोड़ा सा हल्का सा पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म क्या है, या फिर जो उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, एंड प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक। उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड क्या चीज है, द प्लेस वेयर डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्लाज्मिड्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। अगर हम उस डीएनए को छोड़ दें तो उस डीएनए के अलावा भी साइटोप्लाज्म के अंदर और डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा। सो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, फंक्शंस क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो, या फिर हम उसको यूज करते हैं एज अ कंजुगेटिव प्लाज्मिड, मतलब जो डीएनए को एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में लेके जाता है। कब, सॉरी, एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाता है जब कंजुगेशन होनी होती है, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना होता है। सो ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आता है बच्चे, वेट अ मिनट प्लीज। हेलो, सो हाँ जी, प्लाज्मिड्स के बाद अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। राइबोसोम्स क्या है, इट्स ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ बैक्टीरिया। ऑर्गेनेली है तो इसका कोई काम भी होगा, किस चीज के लिए प्रेजेंट होती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहली बात तो दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S, एक 80S। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक 70S राइबोसोम्स, एक 80S राइबोसोम्स। जो एस वर्ड है 70S या 80S, इस एस वर्ड का क्या मीन्स है, इसका मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन रेट। दैट मीन्स कि अगर आप राइबोसोम्स को सेडिमेंट होने के लिए छोड़ते हो थोड़े टाइम के लिए, तो वो किसी सरफेस पे सेटल होने के लिए, सेडिमेंटेशन होने के लिए कितना टाइम लेते हैं, उसके बेसिस पे, उस सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे राइबोसोम्स को दो तरीके के राइबोसोम्स होते हैं। वन इज 70S, अनदर वन इज 80S। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जितने भी बैक्टीरिया है, उनके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं। या आप बोल लो कि जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स हैं उनका सेडिमेंटेशन रेट 70S होता है, इसीलिए उन्हें 70S राइबोसोम्स बोला जाता है। और जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर 80S राइबोसोम्स होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम की बात करेंगे। है क्या राइबोसोम्स, मैंने एक तो ये बात है कि हाँ ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो, इट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। अब देखो कोई भी लिविंग सेल है
उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगर किसी लिविंग सेल को बनना है, किसी सेल को अपना ग्रोथ करना है, बॉडी बनानी है, तो उसके लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर किसी चीज ने ग्रो करना है तो उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड रहती हैं। तो सेल के अंदर वो प्रोटीन्स कहाँ से आती हैं या कौन बनाता है उन प्रोटीन्स को? बैक्टीरियल सेल के अंदर, या फिर जो आपका यूकेरियोटिक सेल है, दोनों सेल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ बनती हैं, उन्हें कौन बनाता है? राइबोसोम्स बनाते हैं, चाहे वो यूकेरियोटिक सेल है चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है। सो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो राइबोसोम्स क्या है? इट्स एन ऑर्गेनेली प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। काम क्या है उसका? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन लिखा है इन्होंने। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं, अब देखो राइबोसोम को क्या पता कि मुझे कौन सी प्रोटीन बनानी है। जो हमारा डीएनए है वो राइबोसोम तक मैसेज भेजता है। किस फॉर्म में मैसेज भेजता है? आरएनए की फॉर्म में, जिसको बोला जाता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। फिर वो एमआरएनए को रीड किया जाता है राइबोसोम के द्वारा, और उस एमआरएनए को रीड करके राइबोसोम्स उस एमआरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स बनाते हैं। इसीलिए लिखा है कि राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। दीज आर अबंडेंट इन साइटोप्लाज्म, बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो आपके एक और वर्ड है, एक और टर्म है पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम ही है ये भी, लेकिन पॉली, बहुत सारे। जब एक एमआरएनए चेन के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स इकट्ठे लग जाते हैं, तब उस चेन ऑफ राइबोसोम्स को बोला जाता है पॉलीराइबोसोम्स। मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं? एमआरएनए को रीड करके। एमआरएनए को रीड करते जाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही टाइम पे लग जाते हैं, और जब वो बहुत सारे राइबोसोम्स एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं एमआरएनए के ऊपर, इट सीम्स लाइक एक थ्रेड के ऊपर बहुत सारे बीड्स लगे हुए हैं, तब हम उनको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है जी। और जो राइबोसोम्स होते हैं 70S राइबोसोम्स, वो यूकेरियोटिक राइबोसोम्स, स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है, दोनों ने प्रोटीन ही बनाना है, चाहे वो यूकेरियोटिक राइबोसोम है चाहे वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, दे आर स्मॉलर इन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर स्मॉल होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू यूकेरियोटिक राइबोसोम्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं, और जो राइबोसोम है वैसे वो 2 सब यूनिट से मिलके बनता है। कोई भी राइबोसोमल ऑर्गेनेली है उसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। अब देखो जो 70S राइबोसोम है उसकी जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज 30S, जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज 50S। कंफ्यूज नहीं करना, 50 + 30 मिलके 70 नहीं बना। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो 70S या 30S या 50S ये नाम किस बेसिस पे हैं, ये इनके सेडिमेंटेशन रेट्स हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट देखो तो दैट इज 30S। अगर आप उसकी लार्जर यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट देखो दैट इज 50S। जब वो दोनों कंबाइंड होती हैं, पूरा राइबोसोम बना होता है, उस पूरे राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट इज 70S इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है। स्वेटबर्ग नाम का पर्सन था जिसने ये सेडिमेंटेशन वेलोसिटी या सेडिमेंटेशन रेट के अकॉर्डिंग राइबोसोम्स को मेजर किया था। आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ इनका। ऐसे देखो दो सब यूनिट्स हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। जब स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट के साथ ज्वाइन करती है तब मिलके एक पूरा कंप्लीट राइबोसोम बनता है। और बैक्टीरिया के अंदर ये दोनों, यूकेरियोट के अंदर भी प्रोकैरियोट के अंदर भी, ऐसे ही स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट्स मिलके पूरा राइबोसोम बनाती हैं। लेकिन
इनका साइज वेरी करता है। जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर स्मॉलर यूनिट 30s की होती है, लार्जर यूनिट 50s होती है, और जो कंप्लीट राइबोसोम है वो 70s होता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये चीज वेरी करती है, साइज वेरी करता है उसमें। इनका जो राइबोसोम्स का साइज है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साइज से बड़ा होता है। सो राइबोसोम्स के बारे में ये बता रखा है कि दे ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू दैट ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स किस चीज से बनती हैं? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे बनते हैं? हाँ जी, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलती है ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। कोई भी सेल है उसके अंदर रेप्लिकेशन होती है, पहले डीएनए डबल होता है, फिर उस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन मींस जो डीएनए है वो अपने मैसेज को कन्वर्ट करता है आरएनए की फॉर्म में, जिसको एमआरएनए बोला जाता है। फिर वो एमआरएनए की आगे ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन मींस फिर उस एमआरएनए को राइबोसोम्स रीड करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन उस एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में होती है, वहां से न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस या न्यूक्लिक जो कोड है उस कोड को रीड करके उसका रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड जनरेट करते हैं। फिर बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में चेन में जुड़ते हैं और प्रोटीन्स बनती हैं। लेकिन प्रोटीन बनने का काम तभी पॉसिबल है अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि एमआरएनए को कौन रीड करेगा? राइबोसोम्स रीड करेंगे। वही बता रखा है कि बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैं जो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। एंड yes, जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स है they are never bound to other organelles as they sometimes are। देखो, राइबोसोम्स एक अलग ऑर्गेनेली है, वो किसी से बाउंड नहीं होती, वो पूरे साइटोप्लाज्म का जो एरिया है उसके अंदर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो राइबोसोम्स हैं एक अदर ऑर्गेनेली होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन वो किस चीज के अंदर है? यूकैरियोट्स के अंदर। और यूकैरियोट्स में वो राइबोसोम्स क्या करते हैं? अपने आप को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड कर लेते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि वहां पे यूकैरियोट्स ही नहीं होते। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है जी। देन आगे कुछ बता रखा है कि जो एंटीबायोटिक्स है, हम बोलते हैं कि हम फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, हम बोलते हैं कि भाई जाके एंटीबायोटिक ले लो, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना मतलब बैक्टीरिया को खत्म करना। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स बैक्टीरिया को प्रोटीन बना के दे रहे हैं, वो प्रोटीन जिससे जो बैक्टीरिया है उसकी बॉडी बनेगी। हमें क्या करना है? हमें बैक्टीरिया बनने नहीं देना। तो आप प्रोटीन ना बनने दो। अगर बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं सकते। सो हम क्या करते हैं? जो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली जाके राइबोसोम पे इफेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक है जो 70s राइबोसोम से जाके बाइंड कर जाती है। जब एंटीबायोटिक 70s राइबोसोम से जाके बाइंड कर जाएगी तो राइबोसोम अपना काम ही नहीं कर सकता। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो 80s राइबोसोम से बाइंड नहीं कर सकती। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, हमारे अंदर बैक्टीरिया भी है, हमारा अपना सेल भी है। जो बैक्टीरिया का सेल है उसके अंदर 70s राइबोसोम है, जो हमारा सेल है यूकैरियोटिक सेल उसके अंदर 80s राइबोसोम है। तो अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन राइबोसोम से बाइंड करती तो उसको हमारे राइबोसोम से भी बाइंड करना चाहिए था, फिर तो हमारी प्रोटीन भी ना बनती, फिर तो हमारा भी बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाता या हमारे भी सेल ग्रो ना करते। लेकिन ऐसा नहीं होता, है राइबोसोम ही।
बैक्टीरिया के अंदर लेकिन 70s है, जो हमारा अपना सेल है उसके अंदर 80s है, और जो एंटीबायोटिक्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ 70s राइबोसोम को जाके बाइंड करती हैं, सो दैट जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस है सिर्फ और सिर्फ वो रुके, ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल की जो सिंथेसिस है वो नहीं रुकनी चाहिए। सो राइबोसोम क्या है? इट्स एन ऑर्गेनेली जो एक साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, फ्रीली प्रेजेंट है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो 2 सब यूनिट से मिलके बनते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर 70s राइबोसोम जो होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट दैट इज ऑफ 30s एंड लार्जर सब यूनिट दैट इज 50s, दोनों ज्वाइन करके कंप्लीट राइबोसोम्स बनाती हैं। काम क्या है राइबोसोम का? बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करना, और अगर हम किसी बैक्टीरिया को खत्म करना चाहते हैं तो हम उसके राइबोसोम का काम रोक देते हैं। राइबोसोम का काम रुक जाता है तो जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर सकते। सो एंटीबायोटिक्स मेनली क्या करती हैं, वो जाके राइबोसोम्स पे अटैक करती हैं। हम बच्चे साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स, पॉलीपेप्टाइड्स, उन सब चीजों के अलावा एक ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, दैट इज राइबोसोम्स। उसके बाद आता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब साइटोप्लाज्म में उन न्यूट्रिएंट्स के अलावा, रिजर्व फूड के अलावा, राइबोसोम्स के अलावा बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको ज़ीनोफोर बोला जाता है। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम, और वो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है आप सबको पता होगा, इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 एंटी पैरेलल चेन्स। 2 एंटी पैरेलल चेन्स होती हैं बेस पेयर्स की, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं जो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं। उन बेस पेयर्स की 2 एंटी पैरेलल चेन्स होती हैं जो डीएनए बनाती हैं। वैसे ही नॉर्मल डीएनए बैक्टीरियल सेल का होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम बोलते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं पर सेल, लेकिन बैक्टीरिया में पर सेल एक ही क्रोमोसोम होता है, और सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल जितने भी जीन्स हैं बैक्टीरिया के, वो उस एक ही क्रोमोसोम में आते हैं। हमारे अंदर ऐसा नहीं ना होता, हमारे कुछ जीन्स क्रोमोसोम ए पे 1 पे प्रेजेंट है, कुछ 2 पे, कुछ 3 पे, कुछ 4 पे। हमारे मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हमारे बॉडी के टोटल जीन्स उन 46 क्रोमोसोम पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं। कोई जीन किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, कोई जीन किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके जितने भी जीन्स हैं, उसका जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। यशराज आपका वीडियो ऑन है बच्चे। लेकिन जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है बच्चे, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सॉरी, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए है या क्रोमोसोम्स हैं, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो किसी बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट ना होके डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो वो स्पेस है साइटोप्लाज्म के अंदर जहां पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है या बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉइड बोल देते हैं। जो शेप है बैक्टीरियल क्रोमोसोम की, वो सर्कुलर भी, ज्यादातर सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन किसी किसी बैक्टीरिया में वो लीनियर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत रेयर बैक्टीरियाज हैं बच्चे जिनके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? नॉर्मल डीएनए बच्चे जो यूकैरियोट्स का होता है, वैसा ही डीएनए इसके अंदर है, वैसे ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं, वही 4 न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, वही 4 ATGC, जो हमारे अंदर 4 न्यूक्लिक एसिड
बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ATGC। वही 4 नाइट्रोजनस बेसिस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने साइज बता रखा है। The amount of a DNA in bacterial cell ranges from 5,80,000 base pairs in mycoplasma। mycoplasma सबसे छोटा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर भी कितने बेस पेयर्स हैं? 5,80,000, अराउंड 6 lakhs। सो ATGC ये बेस पेयर्स कितनी बार रिपीट है बैक्टीरिया में? 6 लाख बार, सबसे छोटे बैक्टीरिया का भी। बाकी तो वेरी करता है, किसी का 47 लाख भी है, आगे ये किसी का 91,40,000 भी है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरियल जेनेटिक स्ट्रक्चर कि कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, उतने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर। सो दिस इज समथिंग अबाउट बैक्टीरियल क्रोमोसोम कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम कैसा होता है। ज्यादातर बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, डीएनए ही होता है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, ज्यादातर आरएनए नहीं होता। और जो डीएनए है वो हमें पता है नाइट्रोजनस बेस से मिलके बनता है। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस? वही ATGC नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो किसी न्यूक्लियस बॉडी के अंदर प्रेजेंट ना होके डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और वो स्पेस साइटोप्लाज्म में जहां पे भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम या डीएनए प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोइड बोल दिया जाता है। ये उन्होंने उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रखा है कि कितने बेस पेयर्स हो सकते हैं किसी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर। उसके बाद आती है बच्चे इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटी छोटी स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, उन सभी बॉडीज को बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। उनके अंदर बहुत बार हम इंक्लूजन बॉडीज को ग्रेन्यूल्स भी बोल देते हैं या इनको वेसिकल्स भी बोला जाता है। लेकिन ये इंक्लूजन्स क्या है? दीज ऑल आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। ये लिविंग कंपोनेंट के अंदर नहीं आते, इनकी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इनका कोई मेटाबॉलिक रोल नहीं होता बच्चे। दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जैसे कि ग्रेन्यूल्स है, किसके ग्रेन्यूल्स? फूड के ग्रेन्यूल्स। जैसे ग्लाइकोजन है, अब वो फूड है या फिर लिपिड्स डिपॉजिट हो चुके हैं किसी मेटल के या किसी न्यूट्रिएंट के, क्रिस्टल्स बन चुके हैं या कोई पिगमेंट है, कलर है किसी चीज का, ये सारी चीजें नॉन लिविंग है। ग्लाइकोजन है, फूड मॉलिक्यूल है ना, लिपिड्स प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है, क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन हाँ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही। सो इन सब नॉन लिविंग थिंग्स को हम इंक्लूजन्स बोल देते हैं, ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं, वेसिकल्स बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए के अलावा, राइबोसोम्स के अलावा कुछ ऐसी इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। ग्रेन्यूल्स क्या है? अब अगर हम इंक्लूजन बॉडीज में ग्रेन्यूल्स की बात करें, दीज आर डेंसली कंपैक्टेड सब्सटेंसेस विदाउट अ मेम्ब्रेन। इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब बैक्टीरिया के अंदर जो रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लिपिड्स की फॉर्म में, या सल्फर या नाइट्रोजन या फिर पॉलीफॉस्फोसल्फेट, मतलब न्यूट्रिएंट्स बेसिकली, वो सारी चीजें जिस फॉर्म में स्टोर होती हैं, डेंस फॉर्म में, कंपैक्टेड फॉर्म में, उसको हम ग्रेन्यूल्स बोल देते हैं। और जितने भी ग्रेन्यूल्स हैं, ईच ग्रेन्यूल कंसिस्ट स्पेसिफिक सब्सटेंस। किसी के अंदर ग्लाइकोजन होगा, किसी के अंदर पॉलीफॉस्फेट होगा, अकॉर्डिंगली वो अपने मोनोमर्स प्रोवाइड करते रहेंगे बैक्टीरिया को। जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बच्चे जो जिनको सल्फर बैक्टीरिया बोला जाता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर पे फीड करते हैं, सल्फर की वजह से उनके सारे जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो चलते हैं। सो उनके अंदर जो रिजर्व ग्रेन्यूल्स स्टोर होते हैं, उनके अंदर क्या स्टोर होता है? मेनली सल्फर स्टोर होता है। दीज ग्रेन्यूल्स आर डिप्लीटेड इन स्टार्वेशन। जब बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलता तो बैक्टीरिया क्या करता है? ये रिजर्व फूड है ना, रिजर्व जो उसने पहले से रिजर्व करके रखा है कि अगर मुझे कभी खाना ना मिले तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा।
फिर वो क्या करते हैं, वो इंक्लूजन बॉडी से खाना लेना शुरू कर देते हैं, इंक्लूजन बॉडी से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब उन्हें स्टार्वेशन होती है, भूख लगती है, जब खाना नहीं मिलता, तो ये सारे डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेता है। वेसिकल्स, अगर हम इंक्लूजन बॉडी में वेसिकल्स की बात करें तो ये वेसिकल्स क्या है? बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, जैसे एक्वेटिक फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। इनके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन के बने हुए वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन थोड़ी अलग होती है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है इनकी वैक्यूल, इनकी मेम्ब्रेन को। उस वैक्यूलर मेम्ब्रेन के अंदर गैस फिल हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर। वो गैस फिल्ड वैक्यूल्स बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं फ्लोट करने में, कि जो वाटर है उसके ऊपर बैक्टीरिया फ्लोट कर सके, कभी वाटर के अंदर भी जा सके, उससे बाहर भी आ सके, बॉडी को हैवी नहीं होने देते। उन वैक्यूल्स को वेसिकल्स में कंसीडर करते हैं। या फिर कुछ मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरियाज हैं, जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखी है, एक्वास्पाइरिलम है, मैग्नेटोटैक्टम स्टोर्स। इनके अंदर क्या होता है, मैग्नेटाइट फेरिक ऑक्साइड है, एक फेरस का ऑक्साइड है मैग्नेटाइट, वो स्टोर होता है। ये किस चीज के लिए काम आते हैं, बैक्टीरिया को रिस्पॉन्ड करने के लिए अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज है बच्चे, उनके जो सेंस करने की चीजें हैं, मतलब उन्होंने किस चीज को सेंस करना है, अकॉर्डिंग टू वाटर करंट मूव करना है, टूवर्ड्स लाइट मूव करना है, टूवर्ड्स स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड मूव करना है। सो उनके बेसिस पे, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करने वाला मटेरियल है मैग्नेटाइट, वो किस चीज में स्टोर होता है, वेसिकल्स की फॉर्म में। जो आपका ऊपर गैस फिल्ड वैक्यूल्स है, जो बैक्टीरिया को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, वो भी किसकी फॉर्म में होते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में। सो दीज आर द एक्स्ट्रा मटेरियल्स बोल लो आप, या नॉन लिविंग मटेरियल्स बोल लो किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, चाहे वो ग्रेन्यूल्स है, चाहे वो वेसिकल्स है, ये सारे के सारे इंक्लूजन बॉडीज के अंदर आते हैं, क्योंकि सभी के सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक साइटोप्लाज्म है, हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। कुछ माइक्रो कंपार्टमेंट्स आते हैं बच्चे। माइक्रो कंपार्टमेंट्स क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन से बनी हुई है, दैट सराउंड्स एंजाइम्स, जो कि एंजाइम्स को सराउंड करते हैं, जैसे कार्बोक्सिसोम्स, मैग्नेटोसोम्स। अब देखो कार्बोक्सिसोम्स वो कंपार्टमेंट है, एक प्रोटीन एनक्लोज्ड बैक्टीरियल माइक्रो कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर वो एंजाइम्स होते हैं जो कार्बन फिक्सेशन में जरूरी है। अब हर बैक्टीरिया है, उसको एनर्जी चाहिए, वो कार्बन फिक्स करेगा, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसे कार्बन से मिलेगी। उस कार्बन को फिक्स करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम्स चाहिए होंगे, तो वो एंजाइम जो कार्बन को फिक्स करने के लिए चाहिए होते हैं, वो कार्बोक्सिसोम्स नाम का माइक्रो कंपार्टमेंट है, एक मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन से, उसके अंदर स्टोर होते हैं। उस मेम्ब्रेन के अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जो कार्बन फिक्सेशन के लिए जरूरी है, इसीलिए उन्हें कार्बोक्सिसोम्स बोला जाता है। मैग्नेटोसोम्स, अभी हमने पीछे पढ़ा कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, है ना। सो उन मैग्नेटिक क्रिस्टल्स को स्टोर करने के लिए जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं, या वो एंजाइम्स, वो मैग्नेटिक क्रिस्टल्स जो जिस कंपार्टमेंट के अंदर स्टोर होते हैं, उन कंपार्टमेंट्स को मैग्नेटोसोम्स बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस है कि जो चीज उसके लिए अंदर स्टोर हो रखी है उस कंपार्टमेंट के अंदर, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, या बैक्टीरिया कैसे यूज कर रहा है। सो माइक्रो कंपार्टमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। वन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मीजोसोम्स। बैक्टीरिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चे, मीजोसोम। आप साइड पे देख पा रहे होगे कि ऊपर सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे को साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंशन हो रखी है। देखो कितनी ज्यादा एक्सटेंशन है। जो ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इस मेम्ब्रेन एक्सटेंशन को ही मीजोसोम बोला जाता है। इट्स द कॉन्व्यूलेटेड और मल्टी लैमिनेटेड मेम्ब्रेन बॉडी
बहुत सारी इसके कॉन्वोल्यूशंस बनी हुई है, लेकिन है सारी मेम्ब्रेन की ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही। इसको मेसोसोम बोलते हैं। काम क्या है मेसोसोम का? जैसे जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर तो बच्चे एनर्जी देने के लिए या रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जहां पे एटीपी बनती है। लेकिन बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। सो जो बैक्टीरिया है वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेगा? बैक्टीरिया को एनर्जी के लिए या बैक्टीरिया के अंदर जो एटीपी का बनना है या रेस्पिरेशन प्रोसेस का होना है वो कहाँ पे होता है? मेसोसोम्स के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेसोसोम्स क्या होते हैं। मेसोसोम्स इन्वेजिनेशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म में। और ये इन्वेजिनेशंस किसके लिए है? एक तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है बच्चे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। दूसरा इसका मेन काम है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहाँ पे रहते हैं और रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। अगर बैक्टीरिया के अंदर किसी जगह पे रेस्पिरेशन होती है तो वो कहाँ होती है? मेसोसोम्स में। ठीक है जी। इसके अलावा जब सेल डिवीजन होती है या जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो ये किस चीज में काम आते हैं? कंपार्टमेंट ऑफ डीएनए में, डीएनए को डिवाइड करने में। अब देखो कि ये बैक्टीरिया है, अगर आप इसको राउंड सर्कल इमेजिन करो तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नीचे की तरफ जा रही है, वो और ज्यादा नीचे की तरफ जा सकती है, उससे भी ज्यादा नीचे की तरफ जा सकती है। एक वॉल से स्टार्ट होके उसके दूसरे कोने तक अगर उसकी इमेजिनेशन पहुंचेगी तो वो एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर सकती है। सो डिवीजन में भी हेल्प करता है मेसोसोम्स जो होते हैं, या जो मेसोसोम्स की मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मेन क्या है मेसोसोम्स? सेल मेम्ब्रेन की जो इनर ग्रोथ है उसको बोला जाता है। काम क्या है इसका? रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहाँ होती है? मेसोसोम्स के अंदर होती है। सो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। नहीं सॉरी, न्यूक्लियर तो रह गया, वेट अ मिनट। हाँ, सो स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। पहले हमने आउटर एनवेल्प की बात की जिसमें कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन पढ़ा हमने। फिर हमने साइटोप्लाज्म की बात की जिसके अंदर हमने डीएनए, प्लाज्मिड्स, मेसोसोम्स, वो सारी चीजें, राइबोसोम्स, वो सब पढ़ा, या फिर इंक्लूजन बॉडीज। अब उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियॉइड। हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियॉइड क्या है। The region of the DNA, the region of the bacterial cell where DNA is located. अब DNA किसी न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होता नहीं, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है, और जिस जगह पे डीएनए प्रेजेंट होता है उस जगह को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉइड। सिर्फ उस स्पेस को, वो स्पेस कोई किसी चीज से बाउंड नहीं होती, उसकी कोई मार्किंग नहीं है। ऐसे ही जहां पे भी डीएनए प्रेजेंट है उस स्पेस को हम बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियॉइड बोल देते हैं। ठीक है बच्चे? सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल है उसका क्या स्ट्रक्चर है?